जिसमें हम बात करेंगे कदीम हिंद आर्याई की। एक सेकंड रुकिए। हाँ, तो पहले बात करेंगे कदीम हिंद आर्याई की। ठीक, कदीम हिंद आर्याई की मुख्तसर तारीख भी कहते हैं। मुख्तसर तारीख। आप चाहें तो इसके नोट्स बना सकते हैं अपने हैंड राइटिंग में भी। ठीक है, कदीम हिंद आर्याई दौर या कदीम हिंद आर्याई की जो है मुख्तसर तारीख के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी जो ज़बान होती है, वो क्या होती है? वो आवाज़ों का मजमूआ होती है, आवाज़ों का मजमूआ। और ज़बान जो है वो क्या काम करती है? किसी दूसरे इंसान को या किसी दूसरे शख्स को अपने एहसास, अपने ख़यालात या अपने जज्बात पेश करने को या बयान करने को जो है वो क्या होती है? बताती है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये मेरे क्या हैं? ख़यालात हैं। या आपको कोई इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, इसलिए ज़बान को हम लोग कहते हैं मोड ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि बात करने का एक माध्यम। ज़बान अलग अलग तरह की होती हैं, बोलियाँ भी अलग अलग तरह की होती हैं। ठीक, हमारी ज़बान क्या है? मादरी ज़बान सबको पता है, हिंदी है। इंग्लिश होती है, उर्दू होती है, फ़ारसी होती है, जर्मन होती है, फ्रेंच होती है। तो ये सारी क्या हैं? ये ज़बानें हैं जो एक दूसरे से क्या करती हैं? राब्ता कायम करती है सामने वाले को कुछ काम बताने के लिए। ठीक है, तो इसी तरह से ये ज़बान है। तो दुनिया में बहुत सारी ज़बानें हैं। क्या है? दुनिया में बहुत सारी ज़बानें हैं। अब उस दुनिया की बहुत सारी ज़बानों को एक ग्रुप में क्या कर दिया? हमने डिवाइड कर दिया कि भई पूरी दुनिया की जो ये ज़बानें हैं, हम उनको ग्रुप में डिवाइड कर देंगे ताकि हम लोग उसे आसानी से समझ सकें। तो दुनिया की जितनी भी ज़बानें हैं, दुनिया की ज़बानें जितनी भी हैं, उनको हमने कितने ग्रुप में बाँट दिया है? 8। ये कह सकते हैं 8 इक़साम हैं पूरे दुनिया की ज़बानों के। अब ये जो दुनिया की ज़बानें हैं 8, इनके क्या-क्या नाम हैं? ज़ाहिर-सी बात है नाम भी होंगे। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है सामी। ठीक है? ये एक ख़ानदान है सामी, जिसमें 2 ज़बानें अहम आती हैं, एक है अरबी और फ़ारसी। यानी कि अगर एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अरबी और फ़ारसी किस ख़ानदान की ज़बान है, तो आप बता देंगे सर सामी। ये हमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि अरबी और फ़ारसी का ताल्लुक बराह रास्त किससे हो जाता है? उर्दू से हो जाता है। ठीक है? इसके बाद आता है हिंद चीनी, हिंद चीनी। इसके बाद द्राविड़ी, इसके बाद द्राविड़ी, द्राविड़ के बाद मुंडा, मुंडा के बाद अफ्रीका की बांतू, अफ्रीका की बांतू, अफ्रीका की बांतू। इसके बाद अमेरिकी, इसके बाद मलयाई, जिसे हम लोग मलयालम कहते हैं, और आखिर में आती है हिंद यूरोपी, हिंद यूरोपी, जो बाद में चल के हम लोग जानते हैं हिंद आर्याई के नाम से। हिंद यूरोपी और बाद में जाके नाम आ जाता है उसका हिंद आर्याई। तो आप देखेंगे ये कुल मिला के कितने खानदान हुए? ये ज़बान के 8 खानदान हैं। सामी, हिंद चीनी, द्राविड़ी, मुंडा, अफ्रीकी बांतू, अमेरिकी, मलयाई, हिंद यूरोपी या हिंद आर्याई। ठीक, इसमें आपको सिर्फ 2 बातें ज़हन में रखनी है, एक तो सामी रखनी है और दूसरी हिंद यूरोपी, क्योंकि इन्हीं का ताल्लुक किससे है? बराह रास्त उर्दू से, और हम उर्दू ज़बान का आगाज़ और इब्तिदा ही पढ़ते हैं। अब ज़ाहिर-सी बात है ये ज़बान हो गई, तो इनका क्या हो गया? एक टाइम पीरियड होगा, इनका एक वक़्त होगा। तो जो अगर हम बात करें हिंद आर्याई की या हिंद यूरोपी की, ये कब से शुरू होती है या ये हमने कब से मानी है? और ये जो 8 ख़ानदान हैं, ज़ाहिर-सी बात है इसको तक़सीम भी किसी इंसान ने किया होगा। तो इन ज़बान के 8 ख़ानदानों को या ज़बान के 8 इक़साम को एक माहिरीन है, माहिरीन लिसानियात जिसे हम लोग कहते हैं, जिसका नाम है गैरीसन। क्या नाम है? गैरीसन। तो गैरीसन के मुताबिक ये सारी चीज़ें क्या हैं? 8 ख़ानदानों में क्या की गई हैं? तक़सीम की गई हैं गैरीसन। माहिर लिसानियात यानी कि जो ज़बान के माहिर होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं माहिर लिसानियात, और वो कौन है? गैरीसन। कौन है? गैरीसन। अब इस गैरीसन ने इन ज़बानों को 8 ख़ानदानों में तक़सीम कर दिया, और हम जो पढ़ना है, हमें जो पढ़ना है, वो है हिंद यूरोपी, या जिसे हम लोग जानते हैं हिंद आर्याई के नाम से। अभी जो हिंद आर्याई दौर है या हिंद यूरोपी का जो दौर है, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? उसकी शुरुआत होती है 1500 कबल मसीह से। यानी कि हिंद खानदान जो है या हिंद आर्याई जो खानदान है, उसका दौर शुरू होता है 1500 कबल मसीह से। 1500 कबल मसीह से क्यों होता है? क्योंकि इससे पहले जो दौर था उसे हम लोग कहते हैं हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, या उसे आप लोगों ने नाम सुना होगा सिंधु सभ्यता के नाम से, सिंधु सभ्यता। तो जब सिंधु सभ्यता खत्म हुई, उसके बाद हमारे मुल्क में किसका आगमन हुआ, किसका आमद हुई? वो ही आर्यों की। किसकी हुई? आर्यों की। और जो हमारे मुल्क में पहले से रह रहे थे वो थे अनार्य। आर्य और अनार्य के दरमियान क्या हुआ? जंग हुई। आर्य और अनार्यों के बीच में क्या हुई? जंग हुई। और उस जंग में जो है वो कौन जीते? आर्य जीते। और कहा जाता है कि आर्य जो आए, कहाँ से आए? तिब्बत से आए। कुछ तिब्बत कहते हैं, कुछ सेंट्रल एशिया कहते हैं। सेंट्रल एशिया मतलब मध्य एशिया भी कहते हैं। तो इसी दौर में बहुत सारे लोगों ने अपने अपनी राय जो है वो पेश की है, लेकिन हम उर्दू के लिहाज से पढ़ रहे हैं तो हम उर्दू के हवाले से बात करेंगे। तो उर्दू के एक बहुत बड़े मुहक्किक हुए हैं जिनका नाम है मसूद हुसैन खान।
मसूद हुसैन खान। ये बहुत बड़े मुहक्किक हुए हैं। इनकी एक तसनीफ़ है जिसका नाम है मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू। मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू कब शाई हुई है? 1948 में। 1948 में मसूद हुसैन खान ने अपनी तसनीफ़ मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू में 1948 में कहा है आर्यों के ताल्लुक से कि आर्यों जो आए हैं हिंदुस्तान में, उनका जो वक्त है वो 1500 कबल मसीह है। आप चाहे लिख सकते हैं हिंदुस्तान में आर्यों हिंदुस्तान में आर्यों के दाखिले का वक्त या दाखिले की तारीख, दाखिले का वक्त 1500 काफ मीम का मतलब होता है कबल मसीह, यानी कि जिसे आप लोग ईसा मसीह कहते हैं या बीसी कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट। हिंदुस्तान में आर्यों के दाखिले का वक्त 1500 कबल मसीह मुकर्रर की जा सकती है ठीक है। हिंदुस्तान में आर्यों के दाखिले का वक्त 1500 कबल मसीह मुकर्रर की जा सकती है। तो यहाँ से शुरू होती है मसूद हुसैन खान के एतबार से उर्दू अदब में हिंद आर्याई की मुख्तसर तारीख 1500 कबल मसीह, और हम लोग इसी को जो है वो क्या करते हैं, मानते हैं। 1500 कबल मसीह से ही उर्दू की तारीख जो है वो शुरू होती है, और जब 1500 कबल मसीह का वक्त शुरू होता है उसे हम लोगों ने नाम दिया है कदीम हिंद आर्याई। कदीम हिंद आर्याई यहाँ से दौर शुरू होता है 1500 से लेके तकरीबन 500 कबल मसीह, यानी कि कदीम हिंद आर्याई दौर का जो वक्त है वो है 1500 कबल मसीह से लेके 500 कबल मसीह तक, यानी कि तकरीबन 1000 साल। इसके बाद दूसरा दौर शुरू होता है जिसे हम लोग कहते हैं अहद वस्ता का दौर या अहद वस्ता हिंद आर्याई। अहद वस्ता हिंद आर्याई, इसका जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड है 500 कबल मसीह से 1000 ईस्वी तक। ध्यान रखना, 500 कबल मसीह से लेके 1000 ईस्वी तक। तो ये कितना साल हो जाएगा? ये हो जाएगा 1500 साल। 500 कबल मसीह से लेके 1000 ईस्वी तक। इसके बाद आता है जदीद हिंद आर्याई। जदीद हिंद आर्याई यानी कि जदीद हिंद आर्याई का दौर शुरू होता है 1000 से लेके ताहाल तक, यानी कि जब ये क्लास आप लोग देख रहे हैं तब तक शुरू होता है जदीद हिंद आर्याई का। जदीद हिंद आर्याई क्लियर है? ये तीन चीजें मैंने आपको बताई, कदीम हिंद आर्याई, अहद वस्ता और जदीद हिंद आर्याई। यहाँ तक बता दीजिए, किसी का कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आगे बढ़े। समझ में आ रहा है? मुश्किल तो नहीं लग रहा? ठीक है, चलिए फिर अब हम बात करते हैं इसके आगे हवाले से। तो सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है कदीम हिंद आर्याई। कदीम हिंद आर्याई, ठीक। कदीम हिंद आर्याई, इसका जो दौर है वो है 1500 से लेके 500 कबल मसीह तक, ठीक। और इसमें इस इतवार को दो इतवार में तकसीम किया गया है। पहला जो दौर है वो है 1500 से लेके 1000 तक कबल मसीह तक। दूसरा है 1000 से लेके 500 कबल मसीह तक, क्योंकि जो कबल मसीह है वो उल्टा चलता है, ध्यान रखना, ईसा मसीह। ये वाला जो दौर है, पहला जो भाग है या पहला जो हिस्सा है उसे हम लोग कहते हैं वैदिक संस्कृत। क्या कहते हैं? वैदिक संस्कृत। ये जो दूसरा पार्ट है या दूसरा हिस्सा है उसे हम लोग कहते हैं क्लासिकल संस्कृत। क्लासिकल संस्कृत, ये दो पार्ट है। कदीम हिंद आर्याई दौर को समझने के लिए माहिरीन ने इसे दो इतवार में तकसीम किया है, वैदिक संस्कृत और क्लासिकल संस्कृत। हम लोग पढ़ेंगे पहले वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, हम लोग पढ़ेंगे वेद के बारे में। आपको पता होगा हमारे मुल्क में बहुत सारे धर्म जो हैं वो रहते हैं, एकता में अनेकता रहती है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, आर्य, बौद्ध, जैन, इस तरीके से। लेकिन इब्तिदा में अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान में जो है वो ज़्यादा क्या थे? हिंदू थे। तो उन्हीं की किताब है या उन्हीं के पवित्र ग्रंथ हैं जिनको हम लोग कहते हैं वेद। और वेद ही क्या है? सबसे प्राचीन माने जाते हैं। प्राचीन यानी कि सबसे कदीम। तो कदीम हिंद आर्याई दौर में जो सबसे पहला दौर माना जाता है वो माना जाता है वैदिक संस्कृत को। और वैदिक संस्कृत में हमें नमूने मिलते हैं किसके? वेद के। कोई बच्चा बता सकता है कि हिंदू मजहब के जो पवित्र वेद हैं उनकी तादाद कितनी है, यानी कि उनकी संख्या कितनी है, उनकी तादाद कितनी है? ठीक है, कोई बात नहीं, तो लिख लेना, उनकी तादाद है 4।
वैदिक संस्कृत में जो वेद हैं वो 4 हैं और यहीं से एक सवाल बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार बना के लिख लीजिएगा कि सबसे कदीम वेद कौन सा है, यानी कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो याद रख लेना, सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ठीक है, इसके बाद दूसरा वेद आता है यजुर्वेद, यजुर्वेद। इसके बाद तीसरा आता है सामवेद और इसके बाद चौथा आता है और लास्ट आता है अथर्ववेद। ठीक है, इन चारों में से एक सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, पूछा जाएगा कि वेद में कौन सा सबसे कदीम वेद है। तो याद रखना, सबसे कदीम वेद है ऋग्वेद और पूछा जाए सबसे जदीद यानी कि सबसे नया कौन सा है, अथर्ववेद है। सबसे नया कौन सा है, अथर्ववेद है। ठीक है, और पूछा जाए कि संगीत के बारे में किस में ज्यादा बात कही गई है, या संगीत में संगीत का जनक किसको कहा जाता है, मौसीकी का जनक किसको कहा जाता है, या मौसीकी का बानी किसको कहा जाता है। तो याद रख लेना, सामवेद को मौसीकी का बानी कहा जाता है। ठीक, मौसीकी यानी कि संगीत का जनक सामवेद को जो है वो कहा जाता है। और यजुर्वेद में क्या है, जो हिंदू मजहब की पूजा होती है, अर्चना होती है, यज्ञ होते हैं, हवन होते हैं, उसकी क्रिया विधान क्या है, वो सारी चीजें किसमें लिखी हैं, आपकी यजुर्वेद में लिखी है। इसके अलावा कभी कभी पूछ लेता है, हालांकि आपसे पूछेगा नहीं, कि जो ये भूत प्रेत कर्म कांड जादू टोना, इसके बारे में किस किताब में लिखा है हिंदू मजहब की। तो याद रख लेना, अथर्ववेद में लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है, अथर्ववेद में लिखा हुआ है। काला जादू काला टोना ये सारी चीजें किसमें लिखी हुई है, अथर्ववेद में लिखी हुई है। और यहीं पर जो है वो अथर्ववेद में जड़ी बूटी के हवाले से भी बात कही गई है, इलाज के बारे में जो है वो अथर्ववेद के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो एक पहले दौर में ये 4 जो है वो हमारे क्या आते हैं, वेद आते हैं। इसके बाद दूसरा दौर शुरू होता है जिसे हम लोग कहते हैं क्लासिकीय संस्कृत, क्लासिकल संस्कृत। इसका दौर शुरू होता है 1000 कबल मसीह से लेके 500 कबल मसीह तक। 1000 कबल मसीह से लेके 500 कबल मसीह तक। इसमें 2 किताबें अहम हैं। सबसे पहली किताब है महाभारत और दूसरी किताब है रामायण। ठीक, क्लासिकल संस्कृत में 2 किताबों का नाम आता है, महाभारत और रामायण। ठीक, और ये दोनों किताबें किसकी हैं, ये दोनों की दोनों ही किताबें किसकी हैं, हिंदू मजहब की पवित्र किताब मानी जाती है, महाभारत और रामायण। ठीक, कभी कभी इनके राइटर पूछ लेता है एग्जाम में कि महाभारत और रामायण के मुसन्निफ का नाम बताइए। तो चलिए आप लोग बताइए, महाभारत के मुसन्निफ का नाम क्या है, यानी कि महाभारत जो तसनीफ है हिंदू मजहब की, वो किसने लिखी। अच्छा, कालिदास ने लिखी है बेटा, महाभारत लिखी है वेद व्यास ने। ठीक, वेद व्यास ने जो लिखी है वो लिखी है महाभारत। और रामायण किसने लिखी है, रामायण बताइए चलिए। रामायण 2 ने लिखी है, पहले वाली बता दीजिएगा। चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं पता तो लिख लेना, वाल्मीकि ने। ठीक है, वाल्मीकि इसके मुसन्निफ है रामायण के, और महाभारत के हैं वेद व्यास। ठीक है, अच्छा रामायण में किसका जिक्र है, कोई बच्चा बता सकता है, रामायण में किसका जिक्र है। बिल्कुल, वाजिदरी ने सही बताया है, भगवान राम का, लक्ष्मण का, सीता का, और जो जंग हुई थी रामायण में रावण में और राम में, उनमें क्या है, उसका जिक्र है। और महाभारत में कौरव और पांडव के बीच में जो जंग हुई है उसका जिक्र है। ठीक है, तो ये 2 बातें हुई करीब हिंदी आर्य दौर की, जिसमें हम लोगों ने वेद और क्लासिकल संस्कृत की महाभारत और रामायण को पढ़ा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए इसमें कौन सी तसनीफ क्लासिकल संस्कृत की है। 2 वेद दे दिए जाएंगे या 3 वेद दे दिए जाएंगे, एक आपको ये तसनीफ दे दी जाएगी। ठीक, इसके बाद ये हमारा कदीम हिंद आर्याई दौर जो है वो खत्म हो जाता है। इसके बाद हमारा दूसरा दौर शुरू होता है जिसे हम लोग कहते हैं अहद वुस्ता, अहद वुस्ता हिंद आर्याई। ठीक, इसका टाइम पीरियड है 500 कबल मसीह से लेके 1000 ईस्वी तक, यानी कि तकरीबन 1500 साल। कितना है, महाभारत में किसका जिक्र है, कौरव का और पांडव का। आपने नाम सुना होगा द्रौपदी का। ठीक है, तो 5 पांडव होते हैं और 100 कौरव होते हैं, उन्हीं के बीच में जंग का बयान है 500 कबल मसीह से लेकर 1000 ईस्वी तक, और ये टाइम पीरियड होता है 1500 साल, यानी कि अहद वुस्ता का जो दौर है वो शुरू होता है हमारा तकरीबन 1500 साल तक का। अब इस 1500 साल को हमने 3 इतवार में क्या कर दिया, तकसीम कर दिया है। ठीक है, और ये जो पहला दौर आता है
उसको हम लोग कहते हैं पहली प्राकृत का दौर, पहली प्राकृत का दौर। ठीक, क्योंकि अभी तक जो हमने वेद पढ़े, रामायण पढ़ी, महाभारत पढ़ी, वो लिखी हुई थी संस्कृत जबान में। लेकिन जब हम लोग दूसरे दौर में आते हैं अहद वस्ता में, तो यहाँ पे जो संस्कृत जबान है उसमें परिवर्तन हो जाता है और वो बन जाती है प्राकृत। प्राकृत का मतलब होता है फितरी जबान। प्राकृत का मतलब होता है फितरी जबान, जिसे हम लोग कहते हैं नेचुरल, यानी कि जो प्राकृत से हमें मिली हो, फितरी जबान। और प्राकृत की जो जबान का प्रचार प्रसार है वो किसने किया है? वो किया है गौतम बुद्ध ने और महावीर स्वामी ने। गौतम बुद्ध जो है वो बौद्ध धर्म के प्रचारक हैं और महावीर स्वामी जो है वो जैन धर्म के क्या है, प्रचारक हैं। तो इस तरह से जो पहला दौर शुरू होता है प्राकृत का, उसे हम लोग कहते हैं पहली प्राकृत का दौर, और उसे हम लोग कहते हैं फितरी जबान। क्या कहते हैं? फितरी जबान। फितरी जबान इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नेचुरल है। नेचुरल से मुराद होती है जो हमें इन्वायरमेंट में या जो हमें प्राकृत में जो है वो पाई जाती है। और इसकी इब्तिदा क्यों हुई? इसकी इब्तिदा इसलिए हुई क्योंकि रामायण और महाभारत को छोटे लोग नहीं पढ़ सकते, उसको सिर्फ श्रेष्ठ लोग पढ़ सकते हैं, यानी कि जो उच्च जाति के लोग हैं। लेकिन अब नीचे जाति के लोगों को भी जो है वो पढ़ना था। इसीलिए जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो उसने जो क्या किया, सब धर्मों को या सारे धर्मों को निगलेक्ट करके एक समानता का, एक इक्वालिटी का क्या किया, प्रचार किया। और इसीलिए उन्होंने जबान का इस्तेमाल किया प्राकृत। जबान का इस्तेमाल किया प्राकृत। अगर हम बात करें लिपि की, तो लिपि हुई है पाली। ध्यान रखना, एक होता है लिपि, एक होती है जबान, दोनों अलग अलग है। जैसे मैं आपसे पढ़ा रहा हूँ उर्दू जबान, आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये जो मैंने लिखा है पाली, अगर मैं आपसे पूछूं ये पाली जो मैंने लिखा है इसकी लिपि क्या है? उर्दू में लिपि को हम लोग कहते हैं रस्मुल खत। तो बताइए उर्दू का रस्मुल खत क्या है? उर्दू का रस्मुल खत क्या है? बिल्कुल, वाजिद अली ने सही जवाब दिया है। आंसर हो जाएगा नस्ताली या खत नस्ताली। ठीक है, तो उर्दू का जो रस्मुल खत है, यानी कि उर्दू की जो लिपि है वो है रस्मुल खत की। जैसे हिंदी हमारी भाषा है, लेकिन अगर हम हिंदी की लिपि की बात करें, जो मैंने लिखा है ये लिखा है देवनागरी में। किसमें? देवनागरी में। तो हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी है। इसी तरह से इंग्लिश होती है, इंग्लिश जबान है, लेकिन इंग्लिश की लिपि क्या है? रोमन है। इंग्लिश जो लिखी जाती है वो रोमन में लिखी जाती है, और जबान क्या है? इंग्लिश। समझ में आया लिपि का और जबान का फर्क? यानी कि जो बौद्ध ने प्रचार किया है वो प्राकृत जबान में किया है, लेकिन जो उनके ग्रंथ है या जो लिखी हुई चीजें हैं उसके लिए उन्होंने इस्तेमाल किया है पाली का। किसका? पाली का। और उन्होंने जितने भी अपने धर्म प्रचार किए हैं वो सारे किस जबान में किए हैं? प्राकृत में या पाली में किए हैं। और यही प्राकृत और यही पाली जो है दूसरे दौर में जाती है, या दूसरी प्राकृत कहलाती है जब वो दूसरे दौर में चली जाती है। और दूसरे प्राकृत या दूसरे दौर में जाने के बाद इसे हम लोग कहते हैं, या इसे हम लोग कहते हैं अदबी प्राकृत। ठीक है, अदबी प्राकृत, क्योंकि इसमें जो है वो क्या हो गया? अदब लिखा गया। अदब से मुराद होता है तसनीफ लिखी गई। ठीक है, और ये अदब जो लिखा गया इसको हमने 5 इकसाम में या 5 इलाकों में क्या कर दिया? तकसीम कर दिया। जिसमें पहला आता है हमारे पास महाराष्ट्री, यानी कि महाराष्ट्र का इलाका। इसके बाद दूसरा आता है शोर सैनी, शोर सैनी। इसके बाद आता है मगधी, मगधी। इसके बाद नेक्स्ट आता है अर्ध मगधी या अर्ध मागधी, अर्ध मगधी या अर्ध मागधी। और इसके बाद आता है 5वां पिशाची। ये दूसरी प्राकृत यानी कि अदबी प्राकृत के 5 इलाके तकसीम कर दिए हम लोगों ने, महाराष्ट्री, शूरसैनी, मगधी, अर्ध मगधी और पिशाची। दूसरी प्राकृत में सिर्फ इन्हीं का ही क्या है? काम है। ठीक है, पहली हमारी पहली प्राकृत थी जिसे हम लोगों ने फितरी जबान कहा। फितरी जबान अदब में आई, उसे हमने अदबी प्राकृत कहा। और जब जबान अदब में आती है तो उसमें बहुत सारे इलाकों के अल्फाज जो है वो जुड़ जाते हैं, और जब बहुत सारे अल्फाज जुड़ जाते हैं तो वो क्या हो जाती है? एक खिचड़ी वाली जबान हो जाती है। तो जो अहद वस्ता का तीसरा दौर शुरू होता है, तीसरा दौर जो शुरू होता है या प्राकृत का तीसरा दौर शुरू होता है, उसे हम लोग कहते हैं अपभ्रंश। ठीक है, क्या कहते हैं? अपभ्रंश का दौर, जो कब से कब तक होता है? 500 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी तक। ठीक है, जो हमने 2 दौर पढ़े, पहला 1000 से लेकर 500 कबल मसीह तक, फिर कबल से सने ईस्वी तक, और फिर जो है ये आ जाता है हमारा 500 से लेकर 1000 ईस्वी तक, तीसरा दौर अपभ्रंश का। यहाँ से सवाल बनता है कि अपभ्रंश के मायने क्या है? अपभ्रंश के मायने क्या है? तो याद रख लेना, अपभ्रंश के मायने हैं बिगड़ी हुई जबान के। स्टार बना के लिख लेना, बिगड़ी हुई जबान या बिगड़ी जबान, बिगड़ी जबान या बिगड़ी हुई जबान। तीसरा दौर कहलाता है अपभ्रंश का दौर। और इसको भी हम लोगों ने इलाके के एतबार से 5 हिस्सों में क्या किया है? तकसीम किया। जो हमने पहले लिखे थे उसी में जो है वो अपभ्रंश जुड़ जाता है। ठीक है, जैसा पहले आता है हमारे पास शोर सैनी अपभ्रंश, शोर सैनी अपभ्रंश। दूसरा जो आता है पहले के बाद, दूसरा आता है हमारे पास मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश।
तीसरा आता है अर्धमगधी अपभ्रंश, अर्धमगधी अपभ्रंश। इसके बाद चौथा आता है महाराष्ट्री अपभ्रंश, और पांचवा आता है हमारे पास प्राचड़ या केकई। तो शादी जो था वहां पे उसको यहाँ पे क्या किया गया है, प्राचड़ या केकई अपभ्रंश के नाम से माना गया। ठीक है, तो ये हमने आज कदीम हिंद आर्याई, अहद गुस्ताख और हिंद आर्याई की मुख्तसर तारीख के बारे में थोड़ी सी रोशनी डाली। यहाँ तक बताइए, किसी बच्चे को कोई डाउट है, कोई क्वेरी हो तो बताइए। समझ में आया सभी को? हाँ बेटा, ये सारी चीजें याद करनी है एग्जाम के हवाले से। इसके बाद तीसरा दौर शुरू होता है जिसे हम लोग कहते हैं जदीद हिंद आर्याई। क्या कहते हैं? जदीद हिंद आर्याई। जदीद हिंद आर्याई, जिसका दौर शुरू होता है 1000 से लेके ताहाल तक, यानी कि आज तक, हाल तक। ठीक, तो आज की क्लास में इतना ही है। जब हम लोग कल मुलाकात करेंगे सेम टाइम, तो हम लोग जदीद हिंद आर्याई के हवाले से बात करेंगे। आज की क्लास इतनी ही।